Hello, this is the fourth topic of this chapter, that is electricity. We are going to focus on resistance this time. अभी तक हमने ओम्स लॉ देख लिया ओम्स लॉ देख लिया है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट्स क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें देख लेते हैं। अभी हम देखते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है? सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो एक रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब भी किसी कंडक्टर से कोई करंट फ्लो होता है तो उसको अपोज करने को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। चलो थोड़ा सा डिटेल में इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जब भी एक इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है किसी कंडक्टर से, तो उस समय क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक दूसरे से टकराते हैं। कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं? एक दूसरे से टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अदर कंडक्टर, एक चलते जाते हैं और फिर क्या करते? कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और ये जब चलेंगे तो अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जाहिर सी बात है उनसे क्या करेंगे? टकराएंगे। उनसे टकराएंगे, ठीक है, टकराने। इससे क्या होगा? जो भी अदर्स क्या कहते हैं कि एंड व्हेन विद एटम्स एंड प्रेजेंट इन द बॉडी, इस कोलिजन के कारण क्या होगा? देयर इज अ सम ऑब्स्ट्रक्शंस, क्या होंगे? कुछ रुकावट पैदा होगी, या कुछ अपोजिशंस क्रिएट होगा, या हिंड्रेंस क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक करंट को बहने में। इसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, विच अपोज द मोशन। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करता है कि एक ऑब्स्ट्रक्शंस कंडक्ट करता है, या कह लो कि आप एक अपोजिशन क्रिएट करता है कि ताकि करंट उससे बह ना पाए। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को ही, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस। ये इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी कंडक्टर के अंदर जिससे उसके अंदर बहने वाला जो करंट है उसको अपोजिशन फील हो या ऑब्स्ट्रक्शन फील हो, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। कुछ कुछ फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है लेंथ। जैसे जैसे आप किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाओगे, वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर आपने रेजिस्टेंस को दो कर दिया तो एल भी क्या हो जाएगा? लेंथ को दो किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इट मीन्स व्हेन द लेंथ ऑफ अ वायर गेट डबल, इसका मतलब है कि अगर आपने वायर की लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इसका वाइस वर्सा, अगर आपने लेंथ ऑफ वायर को हाफ किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने एक लंबा वायर कर दिया। सपोज हमारे पास पहले इतना वायर था, ठीक है, उसमें ऐसे 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 इतने इलेक्ट्रॉन थे। सपोज हमने मान लिए कि 10 इलेक्ट्रॉन थे। अभी मैंने जस्ट डबल कर दिया, अभी मैंने जस्ट उसको डबल कर दिया। अब मान लेते हैं उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मान लो एक बार में एक इलेक्ट्रॉन इससे टकराता है, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, और फिर हमारे स्विच तक आ जाता है। नाउ क्या होगा कि उसको इससे भी टकराना पड़ेगा, फिर इससे टकराना पड़ेगा, और फिर इससे टकराना पड़ेगा। तो मतलब 3 बार कोलिजन्स और हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि एक रेजिस्टेंस या एक हिंड्रेंस पैदा हो रहा है करंट के मूवमेंट पे। इसीलिए कहते हैं कि जब लेंथ ऑफ कंडक्टर आप बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है क्रॉस सेक्शन एरिया। इसमें कहा गया है कि जैसे आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जितना मोटा वायर करोगे, जितना मोटा वायर था, इससे पहले फिर हमने क्या किया? इतना मोटा वायर कर दिया। अब क्या होगा? उसमें एरिया बढ़ने से ही रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, विच मीन्स व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज पहले हमारे पास इतना छोटा रास्ता था पैसेज होने के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या होते? कई इलेक्ट्रॉन्स एकदम दब दब के चलते थे ना, दे हैव अ लाइक अ हाईवे, है ना। अब उनके पास क्या है? एक हाईवे बन गया है। अब वो आसानी से क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं, और बिना कोई ट्रैफिक जाम के। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, और जैसे ही आप वायर को पतला करोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया घटाओगे, वैसे वैसे क्या होगा? इंडस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी एरिया ऑफ सेक्शन बढ़ाने से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटाने से ये बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो हमारी ये दो फैक्टर्स हो गए। फिर तीसरा फैक्टर कहता है कि नेचर ऑफ द मटेरियल। अब मटेरियल का नेचर कैसा है ये भी डिपेंड करता है। जैसे
अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होता है, तो ये डिपेंड करता है उस मटेरियल का नेचर कैसा है, किस चीज से मिलकर के बना है। अगर वो हायर क्वालिटी से मिलकर के बना है तो लो रेजिस्टेंस शो करेगा, जबकि लोअर क्वालिटी से मिलकर के बना है तो हाई रेजिस्टेंस शो करेगा। तो लो रेजिस्टेंस वेयर एज सब मटेरियल्स के अंदर लो रेजिस्टेंस होता है, कुछ के अंदर हाई होता है। एग्जांपल के तौर पे दो सिमिलर वायर लेते हैं इक्वल लेंथ के, ठीक है, और इक्वल डायमीटर के। एक कॉपर लेते हैं, दूसरा नाइक्रोम लेते हैं। नाइक्रोम एक एलॉय होता है, ठीक है, जो निकल और क्रोमियम से मिलकर के बना होता है। अब जब हम एक कॉपर के वायर से करंट गुजारेंगे और एक नाइक्रोम के वायर से गुजारेंगे, तो यहाँ पे आपको 60 टाइम्स ज्यादा करंट खर्च करना पड़ेगा इसकी मुकाबले, कॉपर वायर के मुकाबले। तो ये वही चीज लिखा है, वी फाइंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ नाइक्रोम वायर इज 60 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ अ कॉपर वायर। यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, कॉपर की रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी। किसकी, नाइक्रोम की। कितने टाइम्स, 60 गुना ज्यादा होगी, ठीक है। और जबकि इसकी तो नॉर्मल ही होगी, तो इसलिए, ठीक है, इसीलिए नाइक्रोम्स का यूज हम यहाँ पे करते हैं हीटर वगैरह में, ठीक है, या आप कह लो कि आयरन्स में, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट्स में ज्यादा करते हैं, उनसे हमको हीट जनरेट करनी होती है, उस पर हम ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये वहां डिपेंड करता है। फिर आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इट हैज फाउंड दैट, ये पाया गया है जितने भी प्योर मेटल्स होते हैं, जितने भी प्योर मेटल्स होते हैं, इंक्रीजेस प्योर में क्या होता है, उसमें जो रेजिस्टेंस ऑफ अ प्योर मेटल इंक्रीजेस ऑन द रेजिंग द टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी प्योर मेटल का, तो उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगी। बट रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय लाइक मैग्नीन, कॉन्स्टेंटिन एंड नाइक्रोम, ठीक है, ऑलमोस्ट अनइफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इनमें कोई असर नहीं पड़ता है, जबकि कुछ में पड़ता है और कुछ में नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आप ये देखोगे तो ये सारे क्या है, एलॉय, ये सारे क्या है, एलॉय है। जबकि कुछ मेटल्स जैसे कॉपर, है ना, गोल्ड, सिल्वर, फिर आयरन, है ना, ये सारे जो होंगे इनमें क्या होगा, इनमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा, कैसे, टेम्परेचर के साथ। जबकि मैग्नीन, कॉन्स्टेंटिन एंड क्या कहते हैं कि नाइक्रोम में नहीं बढ़ता, ठीक है। तो ये था बेसिक सी बात रिलेटेड टू फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। और फिर इसके बाद हम देखेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और अगर कोई कमी निकल आए या कोई आपको लगता है कि हाँ वीडियो को और अच्छा बनाया जा सकता है या और कंटेंट इसमें डाला जा सकता है, यू कैन कमेंट मी, यू कैन गिव मी सजेशंस एंड